तो ठीक है, हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम जो है स्वरों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वयं राजते इति स्वरः, यानी जो खुद राज करे, अर्थात वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चरित होते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वरों की संख्या के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, छोटा आ से लेकर के और अ तक। और अंग और आह को नहीं जोड़ा जाता क्योंकि अंग और आह अयोगवाह के अंतर्गत आता है। स्वरों की जो संख्या है या स्वरों का जो प्रकार है, काइंड्स ऑफ वावेल, वो कई आधारों पर दिया गया है, जिनमें से एक आधार आपका उच्चारण का आधार है। और उच्चारण के आधार पर जो है अगर देखेंगे तो जो स्वरों की संख्या है वो जो है स्वरों की प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है। एक ह्रस्व स्वर यानी 60 वावेल, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय एक ही मात्रा का बोध होता हो। ह्रस्व स्वर आ, ई, उ, रे, ये चारों जो है आ, ई, उ और रे, तो ये पांचों जो है कितने हो गए, कितनी संख्या हो गई? 4। सॉरी, आ, ई, उ और रे, सॉरी चारों, ये चारों जो है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। तो अगर कहीं मूल स्वर दिया हो तो आप जानिएगा कि मूल स्वर जो है वो ह्रस्व स्वर को ही कहते हैं। ठीक है, या मूल अच दिया हो तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अच को ही स्वर कहा जाता है। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर है, जिसे हम लॉन्ग वावेल कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर जो है उसकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आ, ई, उ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। संस्कृत में री भी, बड़ी री भी जुड़ जाता है, हिंदी में री नहीं जुड़ता। ठीक है, तो इस तरीके से ये संयुक्त स्वर आपके हो गए। तीसरा जो प्रकार है वो है भेद है, वो जिसे प्लुत कहते हैं। और प्लुत स्वर जो होता है जिसमें 3 मात्राओं का बोध होता है, प्लुत स्वर कहलाता है। और प्लुत स्वर में जो है ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। हालांकि अब ये हिंदी की परंपरा से लुप्त हो गया है और संस्कृत में ही विराजमान है, संस्कृत में विद्यमान है, संस्कृत में प्रचलित होता है। जिस प्रकार से बड़ी री ना का उच्चारण जो है बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ हिंदी में ख़त्म हो गया है, उसी तरीके से ओम का भी सिस्टम है। तो आपने उच्चारण के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 प्रकार के स्वर देखे। अब आइए अन्य आधारों पर हम स्वरों के भेदों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिह्वा के भागों के आधार पर स्वरों की बात करते हैं। तो जिह्वा के अग्रभाग से जिन स्वरों का जो है उच्चारण होता है वहाँ पे जो है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि ई। आप जिह्वा देख रहे हैं, जिह्वा का जो अगला भाग है, ये नुकीला वाला भाग है, इससे ये वर्ड जो है वो उत्पन्न हो रहा है। ई, ए, ऐ, री, ये पांचों जो है अग्र स्वर कहलाते हैं। और जिह्वा के जो मध्य भाग से या जिह्वा के केंद्रीय भाग से या बीच वाले भाग से जिस स्वर का उच्चारण होता है उसे हम केंद्रीय स्वर या मध्य स्वर कहते हैं। आ का जब उच्चारण करेंगे तो ये लगेगा कि जिह्वा के बीचों बीच से हो रहा है, हवा जिह्वा के बीचों बीच टच कर रही आ, तो ये आपका मध्य स्वर हो गया। ठीक है, संतोष जी कृपया अपना ध्यान जो है कंसंट्रेट करें, वो कॉपी वगैरह बाद में भी मिलाते रहिएगा, उससे टेंशन मत लीजिए। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी जो जिह्वा के पिछले भाग से जो है निकलता है वो पश्च स्वर कहलाता है। जैसे आ,
आप देखेंगे बोलते समय जो वायु है वो जीवा के लास्ट पॉइंट पिछले भाग से स्वर में आ, ऊ, ओ, औ, आ में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये अंग्रेजी का एक आगत स्वर है, तो ये जो है ये छौ जो है ये पश्च स्वर के तहत आ जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना। अब आगे हम चलते हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर यानी जिह्वा हमारी कितनी ऊंची उठ रही है, ठीक है, कितनी नीचे जा रही है, ठीक है, इसके आधार पर। और कहीं ना कहीं जिह्वा की ऊंचाई डिपेंड करती है हमारे मुख विवर पर। मुख विवर पर मुख जो खुलता है और बंद होता है, इस खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के तहत जो है जो होता है। तो जैसे समृद्ध स्वर में हमारा जो मुख होता है वो खुलता नहीं, लगभग बंद की स्थिति में रहता है, ठीक है, और स्वर का उच्चारण हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ई, ऊ, ई, ऊ, ये चारों जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मुख को वो किए बिना भी जो है वो उच्चरित हो रहे। ई, ऊ, जीवा हमारी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? बताइए। ऊपर जा रही है, इसीलिए इसको कह दिया जीवा ऊंचाई के आधार पर। तो ऊपर जब जाती है तो समृद्ध होता है, या फिर मुख बंद करते हुए भी जिन्हें बोला जाता है समृद्ध होता है। दूसरा जो है अर्ध समृद्ध यानी आधा समृद्ध, जीवा आधी उठे, ठीक है, या मुंह आधा बंद रहे, मुंह आधा बंद रहे। ए ओ, ठीक, ए ओ, जीवा भी हमारी थोड़ी सी उठ रही है, उतनी ज़्यादा नहीं, ए ओ, तो ये दोनों अर्ध समृद्ध हो गए। अगला जो है विवृत है। विवृत का मतलब होता है जीवा का जो नीचे जाना, जीवा का नीचे जाना, या हम कह सकते हैं कि मुंह का खुलना। एक्चुअली जब हम मुंह खोलते हैं तो जीवा कहीं ना कहीं नीचे जाती ही है। जब पूरा मुंह खुला रहे तो वो विपरीत हो जाता है, और जब आधा मुंह खुला रहे तो अर्ध विपरीत होता है। बोल करके आप देख सकते हैं आ, ए, औ, रे, आ, ए, औ, आ, ए, औ, रे। इसमें क्या होता है कि आधा मुंह खुल रहा है। इस तरीके से जो है हम इस समृद्ध, विपरीत, अर्ध समृद्ध, अर्ध विपरीत की बात करते हैं। आगे हम फिर चर्चा करते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। अब हम स्वरों को बोलते समय हमारा ओठ जो है वो गोलाकार हो जाता है, विपरीत हो जाता है, ठीक है, विपरीत हो जाता है, या विपरीत मुखी हो सकता है, कह सकते हैं वृत्ताकार हो जाता है। तो उसको जिन वर्णों को बोलते समय वृत्त नुमा मुख हो जाए या वृत्तमुखी हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, जो है वो वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और वृत्तमुखी स्वर में ऊ को बोलेंगे तो बड़ा ऊ को जब बोलेंगे तो और ज़्यादा मुंह विपरीत हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। ऊ, ओ, औ, आ, इसमें थोड़ा ज़्यादा खुल रहा है, उतना वृत्ताकार नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसे इस तरीके से अंग्रेज लोग अक्सर उच्चारण करते हैं इंग्लिश में ना, बोलते समय की लाइन करते रहते हैं, एन एप्पल, एन मैंगो, ऐसे कुछ करके। तो ये इंग्लिश का आगत है, इंग्लिश से आया हुआ है, ठीक है। तो ऊ, ओ, औ, आ, ऊ, ओ, औ, आ। तो ये विपरीत यानी वृत्तमुखी स्वर है, ठीक है।
विपरीत नहीं बल्कि वृत्त मुखी स्वर है। और आवृत्त मुखी यानी जो जिसमें जो है मुख आवृत्त यानी वृत्त ना बनाए, गोलाकार ना हो, हल्का फुल्का गोला होगा तो चलेगा लेकिन पूरा गोलाकार ना हो। जैसे ठीक है, छोटा ई री री री। उतना गोलाकार नहीं हो रहा है। ई ऊ उसमें जो है क्या हो रहा है, ओ औ। तो ये जो है आपने देखा कि उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर आपने देखा कि जो आपकी जो जिह्वा की स्थिति है यानी जिह्वा के भागों के आधार पर अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ठीक है, जिनमें अग्र स्वर में आपने पढ़ा ई ए और री, ए और री, ये पांचों आ गए। और आपने मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर में देखा एकमात्र है अ, ठीक है। उसके बाद शेष जितने बच रहे हैं वो सब पश्च स्वर में आ गए, आ उ ओ औ ऐ। फिर आपने देखा जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर या मुख के खुलने और बंद होने की स्थिति के आधार पर, तो आप देख रहे हैं जब बंद होने की स्थिति में है तो ई ऊ, ठीक है, ये आपके चारों आ जाते हैं। और उसके बाद मुख जब थोड़ा सा बंद रहे, ठीक है, तो उस स्थिति में ए ओ आ रहे हैं। और मुख जब पूरा खुल जाए तो आ रहा है, बड़ा आ, ठीक है। और उसके बाद अर्ध विपरीत जब स्थिति आती है तो जो इतने के अलावा जो शेष बच रहे हैं, अगर आपको 2 पता है 3 पता है तो फिर जो शेष बच रहे हैं उसको कर सकते हैं लॉजिकली, नहीं तो याद कर ले तो और अच्छी बात है। आ न औ री, औ री, ये आपका जो है इसके आधार पर हो गया। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है और अक्सर 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो गलत कर देते हैं। और ये आपका भाषा विज्ञान का भी पार्ट है। जब आप ध्वनि पढ़ेंगे, ठीक है, स्वनिम व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो यहाँ हमने थोड़ा गहराई से बता दिया ताकि जो है वहाँ का काम भी हो जाए ना। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपने देखा पोस्ट की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी या वृत्तमुखी, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका स्वागत है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। तो ठीक है, अब हम व्यंजन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आप लोग शांतिपूर्वक जो है व्यंजन को समझने का प्रयास करिएगा। समय के अभाव को देखते हुए हम थोड़ा जल्दी इसको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमने लिखा दिया और उसको डिस्क्राइब भी कर दिया था और एक बार समराइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो व्यंजन होता है ये क्या होता है कि स्वर वर्णों के सहायता से बोला जाता है, अकेले नहीं बल्कि स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। और इस व्यंजन वर्णों के तहत जो है का से लेके आपका कहाँ तक का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि छात्रा ज्ञान तक का पूरा आता है, ठीक है। हालांकि जो है जो व्यंजन का भेद किया गया है वो कई आधारों पर है, लेकिन हम जो यहाँ मुख्य रूप से जो व्यंजन का भेद है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसको बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करती है। आप कोई भी वर्ड बोल के देख लीजिए, का, रा, टा, ला, यानी एनीथिंग, कोई न कोई जो है पार्ट जो हमारे मुख का हमारी जीभ से जरूर टकराता है और वो वर्णों के उच्चारण स्थान में हम बता देंगे।
क्लियरली बिल्कुल सूत्रवत बता देंगे कि कौन किससे टकराता है, और आप आज के बाद शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे जब मैं वर्णों का उच्चारण स्थान बता दूंगा। ठीक है, हालांकि हम लोगों का प्रचलन रहा है इसलिए शुद्ध बोलते नहीं हैं, जानते हुए भी नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाना चाहिए कि शुद्ध उच्चारण किया जाए। तो स्पर्श व्यंजन आपने देखा, इस स्पर्श व्यंजन के तहत जो पांचों वर्ग हैं, पंचम वर्ग हैं, उन पंचम वर्गों के पांचों वर्ड आते हैं। जैसे का वर्ग के तहत का खा गा गा अंगा, और चा वर्ग के तहत चा छा धा इया, टा वर्ग के टा ठा रा रा, और ता वर्ग के साथ ता था धा ना, और पा वर्ग में पा पा बा भा मा आता है। ये सब में 5-5, और ये पंचम 25 वर्ण जो है वो स्पर्श व्यंजन के तहत आते हैं। कतिपय विद्वानों ने जो है द्विगुण व्यंजन को भी रख दिया है, क्योंकि ये रा और हा जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, टा वाले के अंतर्गत आते हैं। यहीं पे करके ब्रैकेट में करके लोग रख देते हैं और कह देते हैं कि इसकी संख्या 27 है, लेकिन मूल रूप से सही इसकी संख्या 25 है। ठीक है, ये उच्छिप्त व्यंजन ये फेंक दिया गया है, ये बाद में जो है आया है, तो इसको जो है उच्छिप्त कह दिया जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है, जैसा कि आप जानते हैं, या तो बीच में होता है जैसे सड़क, या तो अंत में जैसे पेड़ पर, या फिर आप कुछ ऐसे शब्द भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं जो है स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन जिसका उच्चारण जो है किया जाता है जब, या जिसको बोला जाता है तो अंदर से आवाज़ निकलती है, अंदर से प्राण वायु के साथ वो व्यंजन उच्चरित होता है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी दिल से जिससे आवाज़ निकले वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, या रा ला। इसको अंतस्थ इसलिए भी कहा जाता है कि ये स्पर्श और ऊष्म के बीच में स्थित होता है, इसलिए अंतस्थ कहा जाता है, ये भी कारण है। तो या रा ला वा। अब आगे हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन का। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख में गर्माहट का अनुभव हो या मुख से ऊष्मा निकले, वो ऊष्म व्यंजन होता है, जिसमें श, श, श और हा। इसका उच्चारण स्थान हम बता देंगे कि तालव्य सा, और ये मूर्धन्य सा, ये दंत सा, और ये हा का उच्चारण स्थान कर है। ठीक, तो ये चारों आ गए। फिर आप बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और इसके अंतर्गत छ आता है, त्र आता है, ज्ञा आता है और स्रा आता है। छा जो है का के नीचे हलंत और शा न मूर्धन्य सा, का और मूर्धन्य सा के योग से बनता है छा, और त्र ता और रा के योग से बनता है, और ज्ञा जा और इया के योग से बनता है, और स्रा शा और रा के योग से बनता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये किससे बना है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन के बाद हमने द्विगुणित व्यंजन पे चर्चा कर ही दिया साथ ही साथ। ठीक है, अब फिर पार्श्विक व्यंजन की बात करते हैं। तो जिसका उच्चारण करते समय, ठीक है, हमारी जिह्वा के पार्श्व से, जिह्वा के बगल से जो है वायु निकल जाए स्पर्श करते हुए, ठीक है, और हमारी जिह्वा का नोक हमारी वक्ष को स्पर्श करे या हमारी तालु को स्पर्श करे, और वो जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और पार्श्विक व्यंजन के तहत ला आता है, और ला का उच्चारण आप करिए ला। तो अगल बगल से जिह्वा के पार्श्व से वायु निकलती है, और प्लस जिह्वा की नोक जो है हमारे वर्त को स्पर्श कर रही है ला, इसीलिए ये पार्श्विक व्यंजन है। और लुंठित व्यंजन वो व्यंजन है जो लुढ़कता रहता है, जो सरकता रहता है, जो गतिमान रहता है, फिर उसे लुंठित व्यंजन कहलाता है। कहते हैं ये रा जो है, रा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ऋतु रसाणाम मूर्धा से है। ठीक है, ये मूर्धा से स्पर्श करती है। ठीक है, हमारी जीभ की नोक जो है मूर्धा से स्पर्श करती है। रा कहते समय हमारी जीभ
कहीं न कहीं क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसीलिए इसे लुंठित कहते हैं। और एक खासियत लुंठित की और होती है, रा कई रूपों में आता है। रा जो है अपना रूप बदलता रहता है। कभी देखिए पा में अगर रा इधर से निकाल प्रा हो गया ना, का में हम रा ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और ये ऐसे भी होता है रा, तो ये खैर री है, लेकिन कई रूपों में होता है रा, ठीक है। तो ये लुढ़कता रहता है, इसका कोई स्थायित्व तो नहीं है, वो अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होता रहता है। इस वजह से ये लुंठित वर्ण कहलाता है, जो है रा। लुंठित वर्ण के बाद हम काकल्य वर्ण की बात करते हैं। तो काकल्य वर्ण जो है ये स्वरयंत्रियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। स्वरयंत्रियाँ यानी हमारी जो है स्वरयंत्री है, ये जहाँ से हमारा स्वर निकलता है, और इससे लेकर के हमारी जो एक और जीवा होती कौवा वाला, जहाँ पे गलाला वलाला किया जाता, तो ये पोर्शन जो है हमारा जो है ये हमारा स्वरयंत्री या स्वरयंत्र मुखी कहलाता है। और स्वरयंत्र मुखी से निकलने के कारण जो है इस वर्ण को जो है काकल्य वर्ण कहा जाता है। और ये इसके अंतर्गत हा और का आता है। और जैसा कि आप जानते हैं अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो का वर्ग के और प्लस हा का जितने तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। और ये कंठ से निकलने के कारण या स्वरयंत्र से निकलने के कारण ये काकल्य वर्ण कहलाता है। और काकल्य को स्वरयंत्र मुखी भी कहा जाता है, इसीलिए इसे स्वरयंत्र मुखी ध्वनि भी कहते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तानी मानस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जय हिंद, जय हिंदी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।